नमस्कार, हाजिर हूँ मैं नई कहानी के साथ। और आज कहानी है बिहार के एक राजनेता की, जो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शख्सियत को बिहार की राजनीति से अगले कुछ समय तक अलग नहीं किया जा सकता है। इस बार के जो चुनाव हैं बिहार में, उस चुनाव पे भी कहीं न कहीं उनका असर दिखाई दे रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह एक ऐसी सियासी शख्सियत जो पिछले 4 दशक की राजनीति में बिरले ही मिलता है। उनके निधन पर सत्ताधारी पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ बातें कही हैं। वो बात भी मैं सुनवाऊंगा और उस बात में जो सियासी संदेश है उसको भी समझने की कोशिश करूंगा आपके साथ। इसके अलावा रघुवंश प्रसाद सिंह के सियासी शख्सियत, रघुवंश प्रसाद सिंह के लालू कनेक्शन, रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी के साथ रिश्तों में खटास और रघुवंश प्रसाद सिंह के 2020 के चुनाव में असर और बीजेपी के भीतर उनको लेकर किसी तरह की जो उम्मीद है उस पर भी बात करेंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह पर मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसका बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे आपको जानकारी मिलेगी। रघुवंश प्रसाद सिंह, इस नाम के साथ ही जो चेहरा हमारे ज़हन में आता है, खुरदुरी दाढ़ी, खुरदुरे बाल और एक बेलौस व्यक्तित्व, ये उनकी बाहरी शख्सियत थी। और उसके भीतर भी एक शख्सियत थी उनकी, जो पिछले 4 दशक तक भारत की राजनीति में और बिहार की राजनीति में कई तरह की घटनाओं पे, कई तरह के परिवर्तन पर प्रभावित करती रही है। आज जिस मनरेगा की बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब ये आपदा काल शुरू हुआ है, ये कोरोना काल शुरू हुआ है, और जिस मनरेगा ने लाखों मजदूरों की उम्मीद के रूप में उनके जीवन में कुछ रोशनी दिखाई है, इस मनरेगा की परिकल्पना भी रघुवंश बाबू ने ही की थी। और रघुवंश बाबू ही वो व्यक्ति थे जिनका राजनीति में लोगों की ज़िंदगी में बदलाव का योगदान रहा है। आज की राजनीति कुछ और है। आज राजनीति एक बहुत बड़ा करियर बन गया है, लेकिन जिस ज़माने में रघुवंश बाबू ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी, उस वक्त शायद लोग राजनीति में लोगों की ज़िंदगियां बदलने आते थे। और रघुवंश बाबू की राजनीतिक यात्रा भी इसी रूप में शुरू हुई थी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता के तौर पे एक ज़िले में, सीतामढ़ी जैसे छोटे से ज़िले में, और बिहार का पिछड़ा ज़िला भी कह सकते हैं उसको, जहां बाढ़ से हर बार तबाही आती है, वैसे ज़िले से आते थे। बाद में वहीं के बेलसंड से वो विधानसभा में पहुंचते रहे। जब वो हार जाते तो विधान परिषद में सदस्य बना दिए जाते, क्योंकि उनकी शख्सियत को कोई इनकार नहीं कर पा रहा था। और शायद लालू यादव से उनका कनेक्शन भी इसी नाते बना। बिहार की राजनीति में वो एक ऐसे शख्सियत थे जिसके बगैर बिहार की कल्पना नहीं की जा सकती थी। कर्पूरी ठाकुर के दूसरे कार्यकाल में जो ऊर्जा मंत्री के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई, एक सक्रिय राजनीतिक यात्रा, उस यात्रा के बाद रघुवंश बाबू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी के 2014 के उभार के बाद रघुवंश बाबू का राजनीतिक जीवन एक तरीके से हाशिए पर चला गया था। वैशाली से वो चुनाव जीतते रहे, लेकिन 2014 में वो एक माफिया डॉन, या कह सकते हैं एक आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति से चुनाव हार गए थे। और इसका दंश उनके जीवन पर, इसका प्रभाव उनके जीवन पर, इसका प्रभाव उनके अंतर्मन पर जरूर रहा, जो आखिर में आकर, जो जीवन के आखिर काल में आकर उनका वो दंश जाहिर हुआ, वो सामने आया। मैं उसकी चर्चा भी करूंगा और उसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। क्या है वो दंश और क्या है रघुवंश बाबू का वो आखिरी समय का अंतर्द्वंद, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने भी की है। रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि दिए गए बातों में जो राजनीतिक अर्थ है, जो सियासी मायने छुपे हैं, उसको भी समझने की ज़रूरत है। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में
शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जिस विचारधारा में वो पले बढ़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। और पिछले 3-4 दिन से वे चर्चा में भी थे। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं स्वयं भी चिंता करता था, लगातार जानकारियां लेता रहता था और मुझे लगता था कि बहुत ही जल्द ठीक होकर के वो वापस बिहार की सेवा में लग जाएंगे। लेकिन उनके भीतर एक मंथन भी चल रहा था। जिन आदर्शों को लेकर के चले थे, जिनके साथ चले थे, उनके साथ चलना अब उनके लिए संभव नहीं रहा था और मन पूरी तरह उस जद्दोजहद में था। और 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिट्ठी लिख करके प्रकट भी कर दिया। लेकिन साथ साथ भीतर अपने क्षेत्र के विकास की भी उतनी ही चिंता थी। तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों की सूची भेज दी। बिहार के लोगों की चिंता, बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। मैं नीतीश जी से जरूर आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पूरा प्रयास करें। तो जिस कश्मकश का इशारा प्रधानमंत्री कर रहे थे, वो कश्मकश रघुवंश बाबू के दिल में लालू के लिए था और लालू की पार्टी के लिए था, आरजेडी के लिए था। और शायद उसका इशारा करके प्रधानमंत्री जिस खेमे में इस वक्त रघुवंश बाबू थे आखिरी समय तक, और जिस खेमे के साथ उनकी लड़ाई है, सियासी लड़ाई, वो दोनों 2 खेमे हैं। लेकिन ये इत्तेफाक देखिए, ये एक अलग राजनीति का रंग देखिए कि दोनों ही खेमे आज रघुवंश बाबू को अपना बताने के लिए, अपना बनाने के लिए बेचैन हैं, अपना बनाने के लिए, अपना बताने के लिए व्यग्र हैं। ये रघुवंश बाबू की राजनीतिक और सियासी शख्सियत थी। जिस लालू यादव के साथ उनकी दोस्ती या कहिए कि सियासी एक लंबी पारी चली, जिसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में जो उन्होंने जिस दर्द का बयान किया, उस चिट्ठी को भी समझना और उस चिट्ठी में उनके दर्द को समझना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं लालू कनेक्शन के बारे में, रघुवंश बाबू के लालू कनेक्शन के बारे में मैं आपको ज़्यादा तरीके से समझा सकूं, बता सकूं। वैसे बिहार के लोग काफ़ी समझते हैं इस बात को। जो चिट्ठी उन्होंने लिखी रघुवंश बाबू ने, वो चिट्ठी थी, 2 लाइन की चिट्ठी थी, और लेकिन उसके मायने बड़े गंभीर थे। एक सादे कागज़ पर, रूलिंग पेपर पे, बिहार में जब हम लोग पढ़ते थे तो इसी तरह के रूल वाले पेपर्स पर लिख के अपने जो अक्षर हैं वो उसको दुरुस्त किया जाता था। बेहतर लिखने के लिए शायद यही लाइन वाले पेपर्स हुआ करते थे। उसी लाइन वाले पेपर पर रघुवंश बाबू ने लिखा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी, नेता, कार्यकर्ता और आमजन ने बड़ा स्नेह दिए, मुझे क्षमा करें। रघुवंश प्रसाद। ये चिट्ठी रघुवंश प्रसाद और लालू यादव के बीच एक ऐसा संवाद था, और ये सार्वजनिक संवाद जब बना तो लालू को गहरी ठेस लगी। लालू ने इसके जवाब में एक बयान जारी किया था। रघुवंश बाबू को के बारे में ये कहा था कि वो अलग नहीं हो सकते, आप स्वस्थ हो जाइए, आइए फिर बात करते हैं, आप हमसे अलग नहीं हैं। ये लालू की सियासी मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन उस लालू की शायद एक ऐसे सियासी दोस्त के लिए भी भावना रही जिसको वो हमेशा अपने सुख दुख में
साथ पाया था, साथ रहे थे। तो लालू और रघुवंश की दोस्ती कुछ और थी, लेकिन अब आरजेडी में जिसका नेतृत्व जिसके हाथ में है, तेजस्वी यादव, यानी नया नेतृत्व जिनके हाथ में है, उससे रघुवंश बाबू की उस तरीके से संबंध अच्छे नहीं रहे जिस तरीके का होना चाहिए था, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो आए थे जनता पार्टी के समय से, तो 77 के बाद एक तरीके से लालू और रघुवंश बाबू का साथ बना रहा। लेकिन उस साथ में जब लालू यादव के साथ एक नया संघर्ष शुरू हुआ, जब लालू के ऊपर चारा घोटाला का आरोप लगा और ये आरोप साबित भी हुआ अदालत में, और वो अब सजा याफ्ता हैं, एक कैदी के रूप में रांची में अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो एक वो लालू का और रघुवंश बाबू का वो कनेक्शन शायद लालू को व्यथित कर रहा होगा निश्चित रूप से। लेकिन आरजेडी के लिए ये इस वक्त एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि आरजेडी ने आखिर समय में शायद रघुवंश बाबू के मन के विपरीत एक ऐसे व्यक्ति को राजनीति में प्रवेश के लिए द्वार खोल दिया था जिसको रघुवंश बाबू पसंद नहीं करते थे, जिसने रघुवंश बाबू को चुनाव में हराया था, और न केवल हराया था बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पे वो समाज के सामने थे जिसको अपने विजेता के तौर पे रघुवंश बाबू शायद अपनी पूरी ज़िंदगी स्वीकार नहीं कर पाते। रामा किशोर सिंह के बारे में भी मैं बताऊंगा थोड़ा, लेकिन पहले मैं रघुवंश बाबू के लालू कनेक्शन के बारे में थोड़ी और बात करना चाहता हूं मैं। तो एक लंबा समय लालू और रघुवंश बाबू का रहा है, लेकिन उस कनेक्शन में कहीं ना कहीं जो नया नेतृत्व है रघुवंश बाबू के उस भावना को शायद समझ नहीं पा रहा था, और लगातार पिछले कुछ समय से रघुवंश बाबू एक बेचैनी महसूस कर रहे थे। पार्टी में उपाध्यक्ष के पद पे वो थे, लेकिन उन्होंने 2-3 महीने पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, और तब भी खलबली मची थी बिहार की राजनीति में। तब भी बहुत सारी बातें की गई थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और इससे आरजेडी का बहुत नुकसान होने वाला है, और क्यों इस्तीफ़ा दिया है, और ऐसे वक्त में इस्तीफ़ा दिया है जब विधान परिषद में नेता के तौर पे राबड़ी देवी का नेतृत्व को संकट पैदा हो रहा था। तो अब ऐसे वक्त में जब लालू जेल में है, पार्टी संकट में है, उनका बेटा तेजस्वी यादव पार्टी को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं रघुवंश बाबू अब आरजेडी को अपने कंधों पर लेकर आगे चलने की स्थिति में नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा था उसकी पीड़ा उनको सता रही थी। तो ये था उनका लालू का कनेक्शन, और ये था लालू को लेकर उनके मन में दर्द, पार्टी को लेकर उनके मन में इस तरह की भावना। और अब मैं बताता हूँ कि रामा सिंह कौन है, रामा किशोर सिंह कौन है, जिसको लेकर रघुवंश बाबू के मन में इतनी पीड़ा थी कि वह जिस पार्टी को सींचने में, जिस पार्टी को उन्होंने आगे बढ़ाया लालू यादव के साथ मिलकर, और जिस पार्टी को लेकर वो आखिरी वक्त तक, उसके बुरे दौर में भी वो उसके साथ बने रहे, उसके साथ खड़े रहे, उस पार्टी को उन्होंने छोड़ने का मन बनाया। रामा किशोर सिंह एक ऐसा शख्स है जिसको एलजेपी ने 2014 में टिकट दिया, और वो राजनीति में देश के सामने आया। चूँकि सांसद के तौर पे उनकी यात्रा शुरू हो रही थी, विधानसभा में वो पहले से थे, कई चुनाव जीत चुके थे, बाहुबली थे, पैसे वाले थे, माफिया डॉन के रूप में उनकी ख्याति है, कई मुकदमे उनके ऊपर थे, हत्या से लेकर अपहरण के और दूसरे तरह के भी कई इंपॉर्टेंट केसेस थे, और सांसद रहते हुए उनको कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा था। ये भी एक दिलचस्प कहानी है। बगल के पड़ोसी राज्य में एक अपहरण कांड हुआ था, एक बड़े व्यापारी का अपहरण कांड हुआ था छत्तीसगढ़ में, भिलाई में, और उस अपहरण कांड में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी, उस गाड़ी को रामा सिंह के घर पे बरामद किया गया था, और उस केस में रामा सिंह भागते रहे, कोर्ट से बचते छिपते रहे, और छत्तीसगढ़ की अदालत के लिए वो फरारी मुजरिम थे, और उनकी राजनीति बिहार में चल रही थी। तो 14 में उस ऐसे व्यक्ति को रामविलास पासवान ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने टिकट दिया, और उस आदमी ने, चूँकि वह भी उसी बिरादरी से आते थे, राजपूत बिरादरी से आते थे, क्षत्रिय बिरादरी से आते थे, जिस बिरादरी के रघुवंश बाबू थे, लेकिन वो चुनाव रघुवंश बाबू रामा सिंह से हार गए, और अब उसी रामा सिंह को
अपनी पार्टी में पनाह देने के लिए, अपनी पार्टी में जगह देने के लिए तेजस्वी यादव ने दरवाज़ा खोल दिया था। और ये थी रघुवंश बाबू की सबसे बड़ी व्यथा। किसी राजनेता ने उनको अगर हराया होता तो उसके प्रति उनकी ये भावना नहीं होती, लेकिन जिस छवि के व्यक्ति ने उनको चुनाव में हराया था उसको लेकर एक व्यथा उनके मन में आखिर तक चलती रही, और यह व्यथा उनकी 2 लाइन की चिट्ठी में साफ झलकती है। तो ये रघुवंश बाबू की शख्सियत है जिसको बिहार याद रखेगा, बिहार समझता है और बिहार याद रखेगा। तो ये है आरजेडी और रघुवंश बाबू के बीच में रिश्तों की खटास की कहानी। जो लालू यादव कनेक्शन से जो कहानी शुरू हुई थी वो आरजेडी के साथ उनके खटास की कहानी में कैसे बदल गई, और उस कहानी का मुख्य पात्र रामा सिंह था। और अब हम बात कर लेते हैं कि क्या रघुवंश बाबू के निधन के बावजूद बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव उनकी छाया से उबर पाएगा। रघुवंश बाबू को जिस तरीके से आरजेडी अपना बताने की कोशिश कर रही है, जबकि वो आखिरी वक्त में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, और वो जो चिट्ठी लिखी थी उन्होंने लालू यादव को, उसे इस्तीफ़ा के रूप में ही प्रसारित किया गया था। उनके परिवार के लोगों ने इस्तीफ़ा कह के ही ये बताया था कि रघुवंश बाबू की आखिरी इच्छा थी ये बात और है कि लालू यादव ने उस इस्तीफ़े को मंजूर नहीं किया था। बावजूद इसके आरजेडी उनको अपना बता रही है, वो इसलिए कि जो पृष्ठभूमि रही है, जो उनका जन समर्थन रहा है। ये ठीक है कि वैशाली से उन्होंने एक नहीं लगातार 2 चुनाव पिछले हार गए, 2014 में हार गए, 2019 में भी वो हार गए। एलजेपी के ही उम्मीदवार, एक महिला उम्मीदवार ने उनको हरा दिया। बावजूद उनकी शख्सियत, उनके समर्थन में कहीं कोई कमी नहीं थी, और उनकी राजनीति पर कहीं कोई दाग नहीं था। इसीलिए शायद आरजेडी आखिर वक्त तक रघुवंश बाबू को अपना बताने की कोशिश कर रही है, और शायद इसीलिए इस पाले के लोग यानी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लोग रघुवंश बाबू को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो जहाँ थे वहाँ शायद वो बेचैनी महसूस कर रहे थे, जहाँ थे वो वहाँ अपने आप को सहज नहीं पा रहे थे, और शायद लेकिन उनके भीतर एक मंथन भी वो चल इधर आना चाहते थे। लेकिन क्या सचमुच रघुवंश बाबू इस तरह की राजनीति के साथ रहे हैं जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है, जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति है? शायद नहीं। ये इसका जवाब बिहार के लोग देंगे 2020 के चुनाव में, क्योंकि कोशिश तो ज़रूर होगी रघुवंश बाबू को उनके निधन के बावजूद अपना बताने की, अपना बनाने की। लेकिन बिहार की जनता पिछले 4 दशक की राजनीति में समझती है कि रघुवंश बाबू किनके थे। ये है रघुवंश बाबू की पूरी कहानी, और ये है रघुवंश बाबू के जीते जी उनकी राजनीति और उनके निधन के बाद बिहार की राजनीति। और इस पूरी राजनीति पर ये था मेरा छोटा सा उनके प्रति श्रद्धांजलि और ये वीडियो रिपोर्ट। और इसी तरह के और भी वीडियो रिपोर्ट के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो कृपया इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसका बेल आइकन दबा दीजिए, इसके सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि आपको इसी तरह के शोधपरक रिपोर्ट मिलते रहें। नमस्कार।